Bismillahirrahmanirrahim. My name is Dr. Sarish Mukhtar from Gujarat College of Pharmacy Technician. Today's our topic is surface tension, cohesive forces, adhesive forces, ionization, and what is pH. Today we discuss about the pharmaceutics one. टॉपिक्स हमारे पास सरफेस टेंशन आ जाती है, हमारे पास विस्कोसिटी है, आयनाइजेशन है एंड पीएच है. सरफेस टेंशन में आगे सब टाइप्स आ जाती है, कोहेसिव फोर्स एंड एडहेसिव फोर्स. यहाँ पर डिफरेंस है जो कि अक्सर ही पूछा जाता है, डिफरेंस बिटवीन कोहेसिव फोर्सेस एंड एडहेसिव फोर्सेस. कोहेसिव फोर्स वो होती हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस, जिसके अंदर जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी किसके दरमियान, मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो कि सेम सब्सटेंस के हों, मींस एक जैसे हों, उनके दरमियान जो फोर्स होगी उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम कहते हैं कोहेसिव फोर्सेस. एग्जांपल आ जाती है इसके वाटर मॉलिक्यूल्स. वाटर के दरमियान जो वाटर और वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स है उसको हम कहते हैं कोहेसिव फोर्स है. जैसे कि ईच मॉलिक्यूल मेक 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद अदर वाटर मॉलिक्यूल. तो हर एक जो मॉलिक्यूल है वाटर का वो 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाता है अदर वाटर मॉलिक्यूल के दरमियान. तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये जो बॉन्डिंग है, इसको हम कहते हैं कोहेसिव फोर्सेस. नेक्स्ट है इसके ऑपोजिट या एडहेसिव फोर्सेस क्या होती हैं. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अ लिक्विड एंड अ सॉलिड सरफेस. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उन दो चीज़ों के दरमियान जो कि मुख्तलिफ हों एक दूसरे से. कोहेसिव फोर्स में हमने पढ़ा था सेम सब्सटेंस, एंड जो एडहेसिव है उसमें ऑपोजिट या डिफरेंट जो है हमारे पास सब्सटेंसेस हो वो. या तो एक चीज़ लिक्विड हो सकती है और दूसरी सॉलिड सरफेस हो सकती है. जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है ग्लास एंड वाटर की. ग्लास हमारे पास जो है वो सॉलिड सरफेस है कोई भी, एंड वाटर जो है वो लिक्विड है. तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होगी उसको हम कहते हैं एडहेसिव फोर्स. तो कोहेसिव में ये हो गया कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस, जिसके अंदर मॉलिक्यूल्स जो है एक जैसे होंगे, उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको हम कोहेसिव कहेंगे. और एडहेसिव में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स उसको हम एडहेसिव कहेंगे. दोनों के एग्जांपल्स मेंशन हैं. वाटर मॉलिक्यूल के दरमियान जो फोर्स है वो कोहेसिव है, और जो ग्लास और वाटर के दरमियान फोर्स है वो एडहेसिव फोर्स है. नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास सरफेस टेंशन. तो सरफेस टेंशन के नाम से ही ये जाहिर है कि सरफेस पे टेंशन का आ जाना. टेंशन हम किसे कहते हैं कि कोई चीज़, कोई सरफेस एरिया जो है मिनिमम हो जाए, सरफेस एरिया बहुत तंग हो जाए, उस सरफेस पे टेंशन का आ जाना, एक स्ट्रेस कंडीशन जो है वो प्रोड्यूस हो जाना, उसको हम कहते हैं कि टेंशन. तो सरफेस पे टेंशन आ जाना क्या होता है, इट इज़ अ कंट्रैक्टिव टेंडेंसी ऑफ द सरफेस ऑफ अ लिक्विड. किसी भी जो है लिक्विड की सरफेस, उसके कंट्रैक्ट होने की जो टेंडेंसी है ना, जो एफिकेसी है, जो उसकी एफिशिएंसी है, वो दैट अलाउज इट टू रेजिस्ट एन एक्सटर्नल फोर्स, जो उसको रेजिस्ट करती है एक्सटर्नल फोर्स, जो बाहर से जो फोर्स लग रही है उसको रोकती है कि वो उस पर ना लगे. ठीक है, इस तरह का वो सरफेस को अपने बना लेती है, इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है अपने सरफेस को कि जो उसके ऊपर कोई भी चीज़ आती है, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लगती है तो वो उसको रोकती है. जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया गया, वाटर स्ट्राइडर्स कैन वॉक ऑन वाटर बिकॉज ऑफ द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर. वाटर जो स्ट्राइडर्स है, जो इंसेक्ट्स हैं, वो वाटर पे क्या करते हैं, वॉक करते हैं. ठीक है, वो क्यों, किस वजह से वो वॉक कर पाते हैं, बिकॉज ऑफ द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर. जो सरफेस के ऊपर मॉलिक्यूल्स हैं वो अपनी फोर्स लगा रहे हैं डाउनवर्ड और साइड वेज पे, जिसकी वजह से जो इसका जो सरफेस एरिया है वो मिनिमम हो जाता है, और जिसकी वजह से जो इंसेक्ट्स हैं वो उसके ऊपर वॉक कर सकते हैं. कोहेसिव फोर्सेस बिटवीन लिक्विड मॉलिक्यूल्स हमने पढ़ा था. कोहेसिव फोर्सेस क्या होती हैं, जो सेम मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्सेस है उसको हम कोहेसिव फोर्स कहते हैं. तो अब लिक्विड मॉलिक्यूल्स जो है, लिक्विड के दरमियान जो फोर्स है वो सेम मॉलिक्यूल है. तो कोहेसिव फोर्सेस बिटवीन लिक्विड मॉलिक्यूल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिनोमेना ऑफ सरफेस टेंशन. तो कोहेसिव फोर्सेस जो हैं लिक्विड मॉलिक्यूल्स के दरमियान, यही वजह है जिसकी वजह से सरफेस टेंशन फिनोमेना होता है, जिसकी वजह से इंसेक्ट्स जो हैं वो रेजिस्ट कर सकते हैं उसके ऊपर वो वॉक कर सकते हैं, फलांगते हुए जाते हैं उसकी सरफेस पे. एग्जांपल्स हैं हमारे पास. सरफेस टेंशन इज़ द रीज़न वाई रेन ड्रॉप्स, जो पानी बारिश का कतरा होता है, वो
ड्रॉप्स ऑफ ऑयल आर स्फेरिकल इन शेप। स्फेरिकल क्या होती है शेप? लाइक जस्ट लाइक राउंड शेप होते हैं। राउंड शेप क्यों होते हैं? वो ड्यू टू सरफेस टेंशन, उनकी सरफेस पे टेंशन आ जाती है, वो साइडवेज पे अपनी जो है फोर्स लगाते हैं मॉलिक्यूल्स और इनवर्ड लगाते हैं, दैट्स वाई जो वो मॉलिक्यूल है वाटर का वो स्फेरिकल इन शेप में आ जाता है। सरफेस टेंशन अलाउज प्लांट्स टू मूव वाटर फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स। जब हम पौधों को पानी देते हैं तो पानी जो है जड़ों से उसके लीव्स तक कैसे पहुंचता है, तो वो भी इसी प्रोसेस के ज़रिए पहुंचता है ड्यू टू सरफेस टेंशन। तो इसमें हमने एग्जांपल्स देखी कि इंसेक्ट्स जो हैं वो वॉक करते हैं पानी पे ड्यू टू सरफेस टेंशन। और वाई रेन ड्रॉप्स ऑफ ऑयल आर स्फेरिकल इन शेप, इसके पीछे भी लॉजिक है, एंड ड्यू टू सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन आल्सो अलाउज प्लांट्स टू मूव वाटर फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स, और यही है फिनोमेना जिसके तहत जो है जड़ों से पानी लीव्स तक पहुंच जाता है, उसे पत्तों तक, और भी सरफेस टेंशन की वजह से। और ये सरफेस टेंशन जो है कौन करवाता है? सरफेस टेंशन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सरफेस टेंशन के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है, इसमें क्या चीज़ है ऐसी जो कि रिस्पॉन्सिबल है? वो है इसमें कोहेसिव फोर्स, जो कि सेम मॉलिक्यूल्स के दरमियान होती हैं और लिक्विड लिक्विड के दरमियान होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास एप्लीकेशंस और ऑफ सरफेस टेंशन इन फार्मेसी। केमिकल एक्टिविटी, एड्जॉर्प्शन आपको पता है कि किसी भी सरफेस के ऊपर कोई चीज़ एड्जॉर्ब हो जाती है, एक तय लगा लेते हैं, उसको हम एड्जॉर्प्शन कहते हैं। डिसोल्यूशन को हम सिंपल में जो है अल्फाज में कहते हैं डिज़ोल्व होना किसी चीज़ में। बायो अवेलेबिलिटी ऑफ अ ड्रग, बायो अवेलेबिलिटी क्या होती है? फ्रैक्शन ऑफ एन एडमिनिस्टर्ड ड्रग। फ्रैक्शन एक थोड़ा सा हिस्सा जो हमने ड्रग एडमिनिस्टर की है बॉडी के अंदर और वो पहुंच चुकी है, डैट रीचेस सिस्टमैटिक सर्कुलेशन में, जो हमारे सिस्टमैटिक सर्कुलेशन में पहुंच जाती है, उस फ्रैक्शन को हम कहते हैं बायो अवेलेबिलिटी ऑफ अ ड्रग। इसकी डेफिनेशन है फ्रैक्शन ऑफ एन एडमिनिस्टर्ड ड्रग डैट रीचेस सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। फॉर एग्जांपल हम कोई भी जो है आईवी इन्फ्यूजन देते हैं, इंट्रावीनसली हम कोई भी ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं तो उसकी बायो अवेलेबिलिटी 100% होती है, तो इसको हम कहते हैं बायो अवेलेबिलिटी ऑफ अ ड्रग। नेक्स्ट है हमारे पास विस्कोसिटी। अब विस्कोसिटी क्या होती है? विस्कोसिटी से हम जो है कितना विस्कस है कोई चीज़, जैसे कि हमारे पास एक साइड पे लिक्विड है तो एक साइड पे हमारे पास हनी है, शहद है, तो उसकी हमने विस्कोसिटी देखनी कौन ज़्यादा गाढ़ा है, ठीक है ना। ये विस्कोसिटी हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? पहले तो हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे विस्कोसिटी होती क्या है। 3 इसकी डेफिनेशन यहाँ पर दी हुई हैं। नंबर 1 इज़ इट इज़ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ एनी लिक्विड टू फ्लो कॉल्ड विस्कोसिटी। जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, जो रुकावट है उन मॉलिक्यूल्स की आपस में, मॉलिक्यूल्स ऑफ एनी लिक्विड, किसी भी लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, जब वो फ़्लो करता है, जब वो हम उसको बहाते हैं तो कॉल्ड विस्कोसिटी। जब हम उसको फ़्लो करते हैं तो उसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो इंटरनल रेजिस्टेंस होती है उसको हम क्या कहते हैं? वो विस्कोसिटी है। सेकंड डेफिनेशन हमारे पास इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ अ मूविंग लिक्विड। जो मूविंग लिक्विड, जो मूव कर रहा है लिक्विड, उसके दरमियान जो उसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फ्रिक्शन आ रही है, जो रगड़ आ रही है, जो रुकावट आ रही है, उसको हम क्या कहते हैं? वो विस्कोसिटी है। थर्ड डेफिनेशन है द रेजिस्टेंस ऑफ अ लिक्विड व्हेन इट ट्राइज टू फ्लो। जब कोई भी लिक्विड फ्लो करना स्टार्ट करता है तो इसके लिक्विड्स के दरमियान रेजिस्टेंस आ जाती है, रुकावट आ जाती है, तो वो फाइंड आउट करते हैं कि क्यों इसमें इतनी रुकावट है, क्यों जो है पानी जो है जल्दी फ्लो कर जाता है एज़ कम्पेयर टू हनी, कि हनी जो है इतनी जल्दी से फ्लो नहीं करता। तो उसकी हम विस्कोसिटी कैसे चेकआउट करते हैं? उसके लिए हम यूज़ करते हैं विस्कोमीटर। ऑस्टवाल्ड विस्कोमीटर है हमारे पास, ठीक है। तो इसके अंदर हम लोग विस्कोमीटर इज़ मेजर्ड विद वेरियस टाइप्स ऑफ विस्कोमीटर्स एंड रियोमीटर्स यूज़ करते हैं। जो हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं वो है ऑस्टवाल्ड विस्कोमीटर। यहाँ पे डायग्राम है, डायग्राम में उसने दिखाया हुआ है आर्म 1 है उसकी, बल्क ए, एंड देन ये यू शेप होता है, यहाँ पर उसके अंदर फाइन कैपिलरी ट्यूब लगी हुई है, लोअर मार्क है, देन बल्क बी है, एंड देन अपर मार्क है, और फिर आर्म 2 आ जाती है। तो इसकी यू शेप होने की वजह से हम इसको यू शेप विस्कोमीटर भी कहते हैं। विस्कोमीटर इज़ एन इंस्ट्रूमेंट
यूज्ड टू मेजर द विस्कोसिटी ऑफ अ फ्लूइड। तो जो हमारे पास फ्लूइड है, जो भी हनी है, हमारे पास इंक्स है, हमारे पास वाटर है, तो उसकी हमने विस्कोसिटी कैसे फाइंड आउट करनी है, उसकी हम विस्कोसिटी जो है फाइंड आउट करते हैं थ्रू विस्कोमीटर। और यहाँ पर हम विस्कोमीटर जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो है ऑस्टवाल्ड विस्कोमीटर। वैसे तो हमारे पास ब्रुकफील्ड विस्कोमीटर भी अवेलेबल है। एप्लीकेशंस फार्मेसी में क्या है हमारे पास, यूज़फुल होता है ये इन फॉर्मुलेशंस ऑफ ऑइंटमेंट्स, सिरप्स में, सस्पेंशंस एंड लोशंस में। ठीक है, यहाँ पर सिरप्स वो होते हैं जो कि डिज़ोल्व हो जाते हैं, उसके नीचे कोई तह नहीं लगती है, उसको शेक करना नहीं पड़ता। जबकि सस्पेंशंस जो होती हैं, जब भी हम उसे यूज़ करते हैं तो हम उसको शेक करके यूज़ करते हैं, तो उसके नीचे डिज़ोल्व पार्टिकल्स होते हैं। विस्कोसिटी एनहांसर्स, विस्कोसिटी को जो बढ़ा देते हैं सब्सटेंसेस, वो यहाँ पर दो नाम दिए हुए हैं, मिथाइल सेलुलोज है एंड हाइड्रोक्सी इथाइल सेलुलोज, आर यूज्ड इन ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशंस। ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं, जो कि हम आई ड्रॉप्स यूज़ करते हैं आंखों में डालने के लिए, उनको हम कहते हैं ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशंस। इनमें हम क्यों विस्कोसिटी इन्हांसर्स यूज़ करते हैं, टू इंक्रीज़ देयर विस्कोसिटी, ताकि हम उनकी जो विस्कोसिटी है वो बढ़ा सकें। अब हमें क्यों ज़रूरत पड़ी कि हम ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशंस की जो विस्कोसिटी है उसको एनहांस करें। दिस एनेबल्स द फॉर्मुलेशन टू रिमेन इन द आई लॉन्गर। जब हम उसकी विस्कोसिटी बढ़ा देंगे ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन की, तो उससे क्या होगा, जो हमारे पास फॉर्मुलेशन है, आई ड्रॉप है, वो ज़्यादा देर तक हमारी आँख में रहेगा एंड गिव्स मोर टाइम फॉर द ड्रग, और ज़्यादा टाइम मिलेगा ड्रग को कि वो एग्जर्ट कर सके अपना थेरेप्यूटिक इफ़ेक्ट और अंडरगो एब्जॉर्प्शन, या वो अपना थेरेप्यूटिक इफ़ेक्ट जो है वो ज़्यादा अच्छा दे सके, या फिर एब्जॉर्प्शन उसकी अच्छे से हो जाए। जितना वो थिक होगा उतना वो ज़्यादा स्टे करेगा हमारी आँख में। अगर वो पतला होगा ज़्यादा तो वो हमारी आँख में स्टे नहीं करेगा, उसका हमें इतना आई लॉन्गर इफेक्ट नहीं मिलेगा, और ना ही उसका थेरेप्यूटिक एक्टिविटी हमें मिलेगी। तो उसके लिए ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन की नेसेसिटी है कि हम उसको विस्कोसिटी एनहांसर्स ऐड करें, जो कि दो बताए गए हमारे पास, मिथाइल सेलुलोज एंड हाइड्रोक्सी इथाइल सेलुलोज हैं। ये इसके एप्लीकेशंस हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास आयनाइजेशन। आयनाइजेशन क्या होती है कि जब भी कोई मॉलिक्यूल है, जो हमारे पास, जब हम सोडियम और क्लोराइड जो है NaCl, जो हमारे पास सॉल्ट है नॉर्मली जिसे हम कहते हैं, सोडियम क्लोराइड का जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो वो ब्रेक डाउन हो जाता है इंटू टू, Na+ में एंड Cl- में। अब Na के ऊपर प्लस चार्ज क्यों आ जाता है और Cl के ऊपर माइनस चार्ज क्यों आ जाता है, तो आयनाइजेशन की हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। आयनाइजेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच एन एटम और अ मॉलिक्यूल, जिसकी वजह से एक एटम या फिर मॉलिक्यूल जो है ऑब्टेन करता है नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज। अब वो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज क्यों ऑब्टेन करता है, बाय गेनिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, या तो वो गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को या फिर लूज़ कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को। डेट्स वाई वो क्या ऑब्टेन कर लेता है, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज। जब कोई मॉलिक्यूल और एटम जो है गेन करता है इलेक्ट्रॉन को तो हम उसको कहते हैं रिडक्शन। जब वो लूज़ करता है इलेक्ट्रॉन तो हम उस प्रोसेस को कहते हैं ऑक्सीडेशन। ठीक है, आयनाइजेशन में क्या होता है, सिंपली कि एक एटम और मॉलिक्यूल के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ जाता है। वो कैसे आता है कि वो या तो इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है या तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर न्यूट्रल। जो हमारे पास नॉर्मली जो हमारे पास मैटर है इर्द गिर्द हमारे, वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। अगर उस पर चार्ज हो, उसके ऊपर कोई भी ऐसा चार्ज हो, तो हम ऑल टाइम शॉक में रहेंगे कि कभी हमें कहीं से शॉर्ट सर्किट करंट लग रहा है, कभी कहीं से। जितना भी हमारे पास इर्द गिर्द नॉर्मल मैटर है वो क्या किस सूरत में होता है, न्यूट्रल में होता है। न्यूट्रल हम किसे कहते हैं, जिसके अंदर नंबर ऑफ़ नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स इक्वल हों टू द नंबर ऑफ़ पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन, जिसके अंदर दोनों की अमाउंट इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की इक्वल हो, तो वो न्यूट्रल होते हैं। व्हेन देयर इज़ एनर्जी सोर्स अवेलेबल, जब कभी भी किसी भी चीज़ को एक एनर्जी सोर्स मिलेगा तो एटम और मॉलिक्यूल गेन करता है या लूज़ करता है इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, और एक्वायर कर लेता है नेट इलेक्ट्रिकल चार्ज, तो उसके ऊपर एक नेट इलेक्ट्रिकल चार्ज आ जाता है, कोई चार्ज नहीं होता उस पर, ना पॉजिटिव या नेगेटिव, वो न्यूट्रल हो जाता है। एप्लीकेशंस हैं आयनाइजेशन के इन फार्मेसी। एप्लीकेशंस में आ जाता है वीक ऑर्गेनिक एसिड्स हैं हमारे पास, एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड, एस्पिरिन। ठीक है, वीक ऑर्गेनिक बेसिस हैं प्रोकेन या फिर उसके सॉल्ट्स। ये दो बहुत ज़्यादा MCQs में पूछा जाता है, वीक ऑर्गेनिक एसिड्स और वीक ऑर्गेनिक बेसिस।
डिग्री ऑफ आयनाइजेशन डिपेंड्स ऑन इट्स एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एलिमिनेशन। जो डिग्री है आयनाइजेशन की वो किस पे डिपेंड करी है? एब्जॉर्ब होने पे, उसके डिस्ट्रीब्यूशन पे और उसके खारिज होने पे, एलिमिनेशन पे। आयनाइजेशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर विच इज़ कंसिडर्ड ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ मेडिसिन। आजकल हम लोग बहुत ज़्यादा इस फैक्टर को कंसिडर कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिसिन में। ठीक है, ये हमारे पास होगी एप्लीकेशंस। नेक्स्ट हमारे पास पीएच। अब पीएच क्या होता है? पीएच को हम कहते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन। डेफिनेशन है हमारे पास, पीएच इज़ अ यूनिट ऑफ मेजर विच डिस्क्राइब्स द डिग्री ऑफ एसिडिटी और अल्कलिनिटी ऑफ अ सोल्यूशन, जिसके तहत हम लोग किसी भी जो है ना सोल्यूशन की मेजर कर सकते हैं पीएच के, वो कितना एसिडिक है या कितना वो अल्कलाइन है, या फिर बेसिक। हम अल्कलाइन जो है अल्कलिनिटी वर्ड यूज़ करते हैं बेसिसिटी के लिए या फिर बेसिक के लिए अल्कलाइन। ठीक है, तो हम इसके तहत क्या फाइंड आउट करते हैं? किसी भी सोल्यूशन की एसिडिटी या अल्कलिनिटी। तो हम इसको कैसे मेजर करते हैं? हमारे पास एक स्केल होता है 0 to 14। ठीक है, उस स्केल को हमारे पास रीडिंग होती है 0 से लेके 14 तक। पीएच का फॉर्मूला है -log हाइड्रोजन आइंस। ठीक है, अब फॉर्मूली जो सिंपल डेफिनेशन है हमारे पास, पी क्या है? हमारे पास पी जो है इस फॉर्मूले में मैथमेटिकल सिंबल है ऑफ द नेगेटिव लॉगरिथम एंड एच इज़ द केमिकल सिंबल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो हम इसे सिंपली इस फॉर्मूला से हम डेफिनेशन जो है लिख सकते हैं कि पीएच क्या है? इज़ द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन एक्टिविटी। सिंपल डेफिनेशन। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास एक स्केल आ जाता है यहाँ पर, पीएच वैल्यूज़ ऑफ सम कॉमन सब्सटेंसेस। ठीक है, कौन कौन सी हैं? सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हमारे पास ये जो स्केल है 0 से लेकर 7 तक जो है ये एसिडिक होता है, 7 वाला न्यूट्रल है, एंड देन 7 टू लेकर एंड तक 14 तक जो स्केल है हमारे पास वो क्या होता है? बेसिक होता है। तो देखते हैं एसिड में हमारे पास कौन सी ऐसी चीज़ें हैं। हमारे पास है बैटरी एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पीएच इसकी 0 होती है। जो हम यूपीएस बैटरीज यूज़ करते हैं, कार बैटरीज यूज़ करते हैं, तो उसकी पीएच क्या है? 0। नेक्स्ट है लेमन, लेमन जूस या विनेगर जिसको हम सिरका कहते हैं, तो इसकी पीएच हमारे पास 2। थर्ड पे है ग्रेप फ्रूट जूस या सोडा टोमेटो जूस, उसकी हमारे पास पीएच आती है। इसमें ड्रिंक्स आ जाती हैं, कोका कोला आ जाती है, स्प्राइट आ जाती है, इसमें टोमेटो जूस आ जाता है, इसमें ग्रेप फ्रूट जूस आ जाता है, इसमें हमारे पास कार्बोनेटेड ड्रिंक्स आ जाती हैं। इसकी पीएच है 2.5 to 3.5। नेक्स्ट हमारे पास जो ब्लैक कॉफ़ी हम पीते हैं उसकी हमारे पास पीएच है 5, जो कि एसिडिक होती है। हमारे पास मिल्क आ जाता है, यूरिन एंड सलाइवा के जो पीएच है 6.3 to 6.6 रेंज है इसकी। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास है ब्लड, ब्लड की पीएच है 7.35 to 7.4, ऑलमोस्ट न्यूट्रल है ये। नेक्स्ट है हमारे पास सी वाटर, जो समुंदर का पानी होता है, इसकी पीएच है 8, जो कि बेसिक है। नेक्स्ट हमारे पास बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा जो हम बेकिंग में इस्तेमाल करते हैं, इसकी पीएच है 9.5। नेक्स्ट हमारे पास अमोनिया सोल्यूशन जिसकी पीएच है 10.5 to 11.5। जो ब्लीचेस यूज़ करते हैं हम लोग, ओवन क्लीनर है, डाइज़ हैं, इसकी जो पीएच है वो है 13.5। नेक्स्ट हमारे पास है लिक्विड ड्रेन क्लीनर, जो हमारे पास हम डेटोल वगैरह या क्लींजिंग एजेंट्स यूज़ करते हैं हम लोग फ्लोर को वॉश करने के लिए, उसकी पीएच है 14। तो ये एक स्केल है, यहाँ पे आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सी चीज़ कितनी एसिडिक है, कौन सी चीज़ न्यूट्रल है एंड देन कौन सी बेसिक है। तो ये हम फाइंड आउट करते हैं हम लोग। डिफरेंट हमारे पास पीएच इंडिकेटर्स होते हैं जिसके थ्रू हम लोग किसी भी चीज़ की पीएच फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास सोल्यूशंस विद द पीएच लेस देन 7। उन सोल्यूशंस की जिनकी पीएच 7 से कम होती है उनको हम एसिडिक कहते हैं, और पीएच जिनकी बहुत ज़्यादा ग्रेटर होती है 7 से, जो 7 से ऊपर चले जाएंगे 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 आर बेसिक और एल्कलाइन। और जो पीएच 7 होगा ना तो वो 6.5 पे होगा, ना ही 7 से अबव, जो कि इक्वल टू 7 होगा, वो क्या होते हैं? न्यूट्रल होते हैं। प्योर वाटर हैज़ अ पीएच वेरी क्लोज टू 7। हमने जैसे पहले पढ़ा 6.35 टू ऑलमोस्ट कितनी थी वाटर की, यहाँ पर 6.3 to 6.6 मीन्स क्लोज टू 7 है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है इन्होंने आपकी बुक में 7, ऑलमोस्ट इनकी क्लोज टू 7। एंड ब्लड की पीएच है 7.35 to 7.4, जो कि न्यूट्रल है।
नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास एप्लीकेशंस हैं पीएच के इन फार्मेसी। इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू डिटरमाइन सुटेबल पीएच फॉर अ ड्रग। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कोई भी ड्रग जो हमने बॉडी में एडमिनिस्टर करनी है ना, उसके लिए ज़रूरी है कि हमें पहले उससे पीएच पता हो कि वो एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है, क्या है उसकी पीएच। जब भी हम कोई भी ऐसी चीज़ अपने आँख, कान, गले में डालते हैं जिसकी एसिडिक पीएच हो, अगर खुदा ना करे अगर ऐसा हो, अगर इतनी ज़्यादा वो एसिडिक हो, तो वो क्या हमें इफ़ेक्ट करेगी, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगी। उसकी पीएच जो है, हमें जलन होगी, बर्न महसूस होगा, कुछ भी हो सकता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कभी भी हम कोई चीज़ हम अपनी बॉडी में इंसर्ट करें, इंजेक्शन इंसर्ट करें, आईवी इन्फ्यूजन है, तो उसकी पीएच जो है हमें पहले फाइंड आउट करनी है कि उसकी पीएच क्या है। ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप क्या है, पहले हमने पीएच फॉर अ ड्रग फाइंड आउट करनी है। डिफरेंट डोजेज फॉर्म्स के लिए हम लोग जो है ये करते हैं पीएच फाइंड आउट, कौन कौन से आई ड्रॉप्स के लिए, नेज़ल ड्रॉप्स के लिए, ईयर ड्रॉप्स के लिए, ओरल सॉल्यूशंस के लिए। इंजेक्टेबल शुड बी ऑफ अप्रोप्रिएट पीएच। अप्रोप्रिएट पीएच मीन्स मुनासिब पीएच होनी चाहिए। ये ना हो कि हम लोग उसे एडमिनिस्टर कर लें बॉडी में, उसके बाद रिएक्शन हो जाए, ये पता चले जी बहुत एसिडिक थी, बहुत बेसिक थी। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम लोग पहले उसकी पीएच को डिटरमाइन कर लें कि इसकी पीएच क्या है। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू।